सोचिए, अगर एक दिन दरबार में बैठे सभी मंत्री अचानक ऊँघने लगें। कोई खर्राटे मारे, कोई सिर झुकाकर बुदबुदाए, कोई आंखें मूंदे हुए मुस्कराए और बादशाह अकबर को समझ ही न आए कि ये हो क्या रहा है। और फिर सामने आता है एक वजीर चमकदार मुस्कान लिए हुए जो कहता है, जहांपना, मैंने ही सबको नींद की दवा पिलाई है, पर एक अच्छे मकसद से। अब सोचिए, ये कैसा मकसद हो सकता है जहां पूरा दरबार नींद में हो और सिर्फ एक आदमी मुस्कुरा रहा हो? क्या बीरबल को भी पिलाई गई थी दवा? और क्या वो भी सो गया? या फिर उसने वही किया जो सिर्फ बीरबल कर सकता है? ये कहानी है चुपचाप चलने वाली साजिश की, दरबारी राजनीति की और बीरबल के उस जवाब की जो नींद से ज्यादा तेज झटका देता है। चलिए सुनते हैं, बीरबल और वो वजीर जिसने हर मंत्री को नींद की दवा पिलाई। एक बार की बात है। शाही सूरज महल की ऊंची मीनारों पर अपना सोने सा प्रकाश फैला चुका था। दीवाने खास की बैठक हमेशा की तरह सजी हुई थी। सजे हुए गलीचों पर गद्देदार आसन, चंदन की खुशबू और भारी मोतियों की मालाएं पहने मंत्रीगण। लेकिन आज का दरबार अजीब सा लग रहा था। कुछ मंत्री ऊँघ रहे थे, कुछ की आंखें झपक रही थीं। एक मंत्री की गर्दन इतनी बार झुकी कि उसकी पगड़ी 2 बार गिर गई। कुछ दरबारी तो अपने मुंह से अस्पष्ट ध्वनियां निकालते पाए गए, जैसे सपना देख रहे हों। बादशाह अकबर ने घूरते हुए इधर उधर देखा। क्या दरबार को अब नींद आने लगी है? या फिर हम कोई लोरी गा रहे हैं? बीरबल चुपचाप देख रहा था, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो समझ चुका था कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ स्वाभाविक नहीं, साजिशपूर्ण है। तभी दरबार में प्रवेश हुआ वजीर सलाहुद्दीन का। वजीर चमचमाते अंबर में था, माथे पर तेज चाल में आत्मविश्वास। उसने आकर झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए। दरबारियों की ये नींद मेरी ही देन है। अकबर चौंक गया। तुमने ये क्या कहा सलाहुद्दीन? वजीर मुस्कराया। मैंने दरबार की हालत देखकर पिछले महीनों में एक निर्णय लिया था कि हमारे मंत्री थक चुके हैं। उनके निर्णय अब निर्जीव लगने लगे हैं। सलाहें उबाऊ, योजनाएं सुस्त और जवाबदारी नाम की कोई चीज नहीं। मैंने सोचा, अगर ये लोग स्वाभाविक नींद में नहीं जा सकते तो कृत्रिम रूप से सही उन्हें विश्राम दिलाना होगा। बीरबल ने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुमने सबको नींद की दवा पिला दी? जी हाँ, वजीर बोला, हर दिन की तरह मैंने सबके लिए बादाम पिस्ते वाला शरबत भिजवाया। बस इस बार उसमें एक हल्का सा आरामदायक अर्क मिलाया था। पूरी तरह हानिरहित। दरबार में फिर सन्नाटा था। मंत्री एक एक करके झपकी लेते हुए बुदबुदा रहे थे। हुजूर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज विचारों में गहराई है। हम निर्णयों पर बाद में चर्चा कर ले क्या? अकबर अब गुस्से में था। सलाहुद्दीन, तुमने बिना अनुमति दरबार की चेतना से खेला है। ये देश की सबसे जिम्मेदार कुर्सियां हैं, कोई हुक्का पीने की चौपाल नहीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, अनुमति का प्रश्न तब आता है जब नीयत ईमानदार हो, यहां तो नीयत ही संदेह में है। सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने सबके भले के लिए किया। ये सब लोग वर्षों से काम में लगे हैं, कभी थकान न हो, ऐसा कैसे संभव है? बीरबल ने तब एक शांतिपूर्ण पर चालाकी भरा प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, क्या मैं कल इस पूरे प्रयोग का उत्तर प्रयोगात्मक रूप से दे सकता हूं? अकबर मुस्कराया। बीरबल, तुम्हारी चालें हमेशा देखने लायक होती हैं। कल तक वजीर साहब को प्रतीक्षा करनी होगी। अगले दिन बीरबल की प्रयोगशाला।
बीरबल ने आदेश दिया कि आज के लिए दरबार बंद रखा जाए। सिर्फ खास अधिकारी और अकबर मौजूद रहेंगे। उसने एक छोटा सा कक्ष तैयार करवाया जिस पर लिखा था नींद का उत्तर बीरबल की शैली में। अंदर आमंत्रित किया गया अकबर को, वजीर सलाहुद्दीन को और 3 मंत्री जो सबसे ज्यादा ऊँघते हुए पाए गए थे। अंदर सिर्फ 4 कुर्सियां थीं, एक पंखा और बीच में एक छोटा मेज जिस पर 4 छोटे कटोरे थे, उनमें एक मीठा सा तरल। बीरबल बोला, आज आप सभी को थोड़ा स्वाद लेना होगा। जैसा वजीर साहब ने किया वैसा ही आज मैं करूंगा, पर फर्क होगा कि आज सब होश में रहेंगे। अकबर ने पूछा, पर इसमें है क्या? बीरबल बोला, इसमें है सच का अर्क, और इसका असर नींद नहीं, जागृति है मन की। सबने पी लिया। स्वाद मीठा था, असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट बाद अचानक एक मंत्री खड़ा हो गया। मैंने पिछले महीने 2 बैठकें सिर्फ टालने के लिए बीमार होने का बहाना बनाया था। दूसरा मंत्री चौंक गया और बोला, मैंने राज्य के कृषि बजट से अपनी बेटी की शादी का खर्च निकाला था। तीसरे ने कहा, मैंने एक बार जानबूझकर बीरबल के प्रस्ताव को खारिज करवाया था क्योंकि मैं उससे ईर्ष्या करता था। सन्नाटा। अकबर हैरान। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये सच का अर्क नहीं था, सिर्फ नारियल पानी था। लेकिन माहौल ऐसा रखा कि सबको लगा उन्होंने कुछ खास पिया है, और इसी भ्रम में उनके भीतर का सत्य बाहर आने लगा। अब आप ही बताइए, नींद जरूरी थी या जागना? अकबर कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। सलाहुद्दीन, लगता है तुमने नींद देकर कुछ नहीं सीखा। और बीरबल ने बिना कुछ दिए सबका सच निकलवा लिया। सलाहुद्दीन चुप रहा। बीरबल बोला, जहांपनाह, असली बीमारी थकान नहीं, जिम्मेदारी से बचना थी। वजीर साहब ने सबको दवा नहीं दी, उन्हें सुस्ती की इजाजत दी, और वो भी बिना पूछे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सलाहुद्दीन, अब से तुम अपनी कुर्सी छोड़ोगे और कुछ महीने बिना कुर्सी के ही दरबार में खड़े रहोगे, ताकि समझ सको कि नींद से बड़ी सजा जिम्मेदारी को भूलना है। अंतिम दृश्य, दरबार फिर से सजता है। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर सज चुका था। सब मंत्री अलर्ट थे। बीरबल अपनी जगह मुस्कुराता हुआ बैठा था और अकबर ने नई योजना पर चर्चा शुरू की। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, लगता है कुछ लोगों को नींद से नहीं, तबीयत से झटका देना जरूरी होता है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, कोई दवा अगर नींद लाती है तो वो जरूरी नहीं कि इलाज हो। कई बार इलाज वही होता है जो नींद को हटाकर जिम्मेदारी दिखाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। कहानी से सीख, अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग सो जाए तो सबसे पहले उनके नीचे से वो कुर्सी खींच लेनी चाहिए। नींद से बड़ी बीमारी होती है जिम्मेदारी से भागना। और बीरबल जैसा कोई हो तो सच्चाई हमेशा जागती रहती है। अगली नई कहानी। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा पंडित आ जाए जो कहे, मैंने 100 सवालों का ऐसा तूफान लाया है जिसे दरबार का कोई भी विद्वान नहीं झेल सकता। और फिर वो सवाल भी ऐसे उलझे हुए, घुमावदार और इतने अजीब कि खुद अकबर भी सोच में पड़ जाएं। लेकिन तभी सामने आता है बीरबल, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसकी सुबह की चाय के साथ हो रहा हो। और फिर सिर्फ एक जवाब देता है, वो भी पूरे 100 सवालों का। क्या था वो जवाब? पंडित के सवालों में क्या था जो दरबार को हिला गया? और बीरबल ने ऐसा कौन सा दिमागी तीर चलाया जिससे सब हैरान रह गए? ये कहानी है चालाकी की, शब्दों की जुगलबंदी की, और उस एक पल की जब बीरबल ने साबित किया, बोलना नहीं, समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।
चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। एक पंडित जो 100 सवाल लाया, बीरबल ने सिर्फ एक जवाब दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में वो दिन भी आया जब गर्मी से ज्यादा सवालों की तपिश दरबार में महसूस हो रही थी। सवेरे ही महल की हवाओं में अजीब सरसराहट थी। हर एक दरबारी कानाफूसी कर रहा था। कहा जा रहा है कोई सनकी पंडित आया है जो अकबर के दरबार में 100 सवालों की बारिश करने वाला है। दीवाने खास की बैठक सजी हुई थी। अकबर ने मोती से जड़ा नया साफा पहना था और बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बगल में बैठा था। लेकिन बाकी मंत्री थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार बात 100 सवालों की थी। तभी एक दुबला पतला लंबा सा पंडित अंदर आया, आंखों में घमंड, चाल में अहंकार, हाथ में ताड़पत्र का एक मोटा पुलिंदा। पंडित ने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं श्रीमान चिंतन भट्ट त्रिपाठी। आपकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, लेकिन अफसोस, आपके दरबार में असली बौद्धिक चुनौती कोई नहीं देता। मैं लाया हूं 100 सवाल और शर्त है कि इनमें से एक का भी जवाब गलत निकला तो मैं पूरे दरबार को मूर्ख घोषित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, इतनी भारी शर्तें? लगता है आज का दिन दिलचस्प होने वाला है। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने धीमे से कहा, जहां चुनौती की मात्रा बढ़े वहां धैर्य का तापमान भी ठंडा रहना चाहिए, जहांपना। पंडित हंस पड़ा। बहुत बातें बना लेते हो बीरबल। देखो अब मेरे सवालों का तूफान। पंडित ने पहला सवाल पढ़ा। अगर सूरज पश्चिम से उगे और पूर्व में डूबे तो रात कितनी लंबी होगी? बीरबल मुस्कराया। रात तब भी उतनी ही होगी जितनी अब है, सिर्फ कुछ लोग उलझन में होंगे। दरबार हंसी से गूंज गया। लेकिन पंडित ने जल्दी जल्दी 10, फिर 20, फिर 50 सवाल दाग दिए, कुछ उलझे हुए, कुछ बेढंगे, कुछ शब्दों के फेर में उलझे हुए। सवाल कुछ यूं थे, अगर एक हाथी उड़ने लगे तो क्या उसे कबूतर कहा जाएगा? यदि राजा गरीब बन जाए और भिखारी का मन सिंहासन पर लग जाए तो राजधर्म किसका होगा? यदि इंसान हर बात में तर्क ही ढूंढे तो प्रेम कहाँ बचेगा? हर सवाल से पंडित दरबार में एक अजीब तनाव घोल देता। हर बार वो बीरबल को घूरता, अब बोलो। बीरबल सब सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। और जब पंडित ने पूरे 100 सवाल पूरे किए तो अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, क्या तुम इनके जवाब दोगे या हम पूरे दरबार को मूर्ख घोषित करवा दें? बीरबल उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे पंडित की ओर चला और कहा, पंडित जी, आपके सारे सवालों में एक बात समान थी। आप सवाल पूछना नहीं, भ्रम फैलाना चाहते थे। आपके सवाल ज्ञान नहीं, चतुराई नहीं, बल्कि शोर थे। और शोर का जवाब क्या हो सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा एक ही जवाब है, चुप रहो। दरबार सन्नाटे में डूब गया। पंडित हक्का बक्का, क्या? चुप रहो? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि जब सवाल तर्क पर नहीं, तंगदिल सोच पर आधारित हो तो सबसे समझदार जवाब चुप रहना होता है। बीरबल पलटे और बादशाह से बोले, जहांपना, अगर इस पंडित के सवालों से कोई सच्ची समस्या निकलती तो जवाबों का सागर खोल देता। लेकिन ये सवाल नहीं थे, ये शोर था। और शोर को तर्क नहीं, सन्नाटा हराता है। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने तो पूरे दरबार की इज्जत बचा ली। एक जवाब 100 सवालों पर भारी पड़ा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित ने शर्म से अपनी ताड़पत्र समेटे और बगैर एक शब्द बोले दरबार छोड़ दिया। अंतिम दृश्य। अकबर मुस्कराकर बोला,
बीरबल, लगता है अब दरबार में सवाल पूछने से पहले लोग सोचेंगे। बीरबल बोला, जहांपना, सोच वही करता है जो चुप रहना सीख ले, बाकी सिर्फ बोलते हैं। और दरबार फिर से हंसी, बुद्धिमानी और ताली बजाने वालों की गूंज में भर गया। अगली बार जब बीरबल को सामना करना पड़ा एक भिखारी से जो कहता था मैं ही असली बादशाह हूं, बीरबल के चुप रहो वाले उत्तर ने जैसे पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कुछ दरबारी तो अभी भी अवाक थे, एक ही जवाब से कैसे 100 सवालों का अंत हो सकता है। लेकिन अकबर की निगाहों में चमक थी। उसे समझ आ चुका था, सवालों की असली परीक्षा उनके उत्तरों में नहीं, उनकी नीयत में छुपी होती है। पंडित चिंतन भट्ट का चेहरा अब पहले जैसे अहंकार से भरा हुआ नहीं था। वह कुछ पल बीरबल की ओर देखकर ठिठका, फिर अपने ताड़पत्र समेटने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या आपको अब भी लगता है कि हमारा दरबार मूर्खों का है? पंडित ने सर झुकाया। जहांपना, मैं स्वीकार करता हूं, यह दरबार शब्दों की लड़ाई नहीं, बुद्धि की परख का स्थल है। बीरबल ने जिस तरह मेरे सवालों को समझा, मैं वैसा सोच भी नहीं सका। मैं हार मानता हूं। यह कहकर पंडित ने अपनी चोटी खोल दी, एक प्रकार का प्रतीक था कि वह अपने अभिमान का त्याग कर चुका है। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल से कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि अक्ल की तलवार तलवारों से कहीं तेज होती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने सच में सारे सवालों को सुना? बीरबल मुस्करा पड़ा। जहांपना, मैंने सुना सब था, समझा कम था, लेकिन पढ़ लिया था कि पंडित जी का मकसद ज्ञान नहीं, दिखावा था। और ऐसे सवालों को समझना नहीं पड़ता, बस पहचानना पड़ता है। अकबर हंस पड़ा और बोला, शायद अब हर दरबारी को यह सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ सवाल करना ही विद्वता नहीं, सही सवाल पूछना असली समझदारी है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। एक आखिरी मोड़। अकबर कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से बीरबल से पूछा, अगर यही पंडित किसी दिन सही सवाल लेकर आ जाए, तो क्या तब भी एक ही जवाब दोगे? बीरबल की आंखों में चमक थी। जहांपना, अगर सवाल सच्चे होंगे तो जवाब एक नहीं 100 दूंगा। लेकिन हर जवाब में एक बात जरूर होगी, सम्मान। क्योंकि सच्चे सवाल पूछने वाला कभी घमंडी नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, और झूठे सवालों का जवाब? चुप रहो। और दोनों जोर से हंस पड़े। समाप्ति। सीख है, सवालों की संख्या नहीं, नियत मायने रखती है। और कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे शालीन और प्रभावशाली उत्तर होता है। अगली नई कहानी। जब अकबर ने बीरबल को बिना वजह गद्दी से हटा दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी चहल पहल, न्यायप्रियता और विद्वानों की जुगलबंदी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। और इस दरबार की आत्मा कहे जाने वाले बीरबल हर दिन की तरह आज भी अपने स्थान पर बैठे किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे। मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। बिना किसी पूर्व सूचना के अकबर ने दरबार की शुरुआत करते ही सबको चौंका दिया। हमारी आज्ञा है, बीरबल अब से इस दरबार का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्हें गद्दी से तुरंत हटाया जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने कानों में विष भर दिया हो। सेनापति ने कुर्सी पर से खुद को सीधा किया। खजांची की कलम हाथ से गिर पड़ी। पर सबसे शांत इंसान था बीरबल। उसने न कोई प्रश्न किया, न ही प्रतिवाद। उठे, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह की आज्ञा सर्वोपरि है। फिर झुककर सलाम किया और दरबार से बाहर चले गए। दरबार में हलचल।
बीरबल के जाने के बाद जैसे दरबार की रगों में से जान निकल गई हो। न सलाह में तेज था, न बातों में लय। अकबर भी जैसे विचलित हो गया था, पर चेहरे पर भावशून्यता बनाए रखी। कुछ मंत्रियों को बीरबल का जाना अच्छा भी लगा। वे वर्षों से चिढ़ते थे, हर बार बीरबल ही क्यों, अब उन्हें अपने लिए जगह दिख रही थी। 3 दिन बीत गए, कोई बीरबल का नाम नहीं लेता था, पर दरबार की हवा हर क्षण पूछती थी वो कब लौटेगा। अकबर ने किसी से कुछ नहीं कहा, बीरबल को हटाने का कोई कारण नहीं बताया, और न ही किसी ने पूछने की हिम्मत की। चौथे दिन एक नया चेहरा। उस सुबह दरबार में एक नया मंत्री आया। नाम था काजिम मलिक। बादशाह ने परिचय देते हुए कहा, ये हमारी नई सलाहकार समिति के प्रधान होंगे। काजिम ने लंबा सा भाषण दिया। शब्दों में चमक थी, आवाज में आत्मविश्वास, लेकिन बुद्धि वो बात न थी जो बीरबल के पास होती थी। काजिम की सबसे पहली योजना थी राजस्व बढ़ाने के लिए गरीब किसानों पर एक नया प्रबंधन कर लगाया जाए। किसानों से पूछा नहीं गया था। बीरबल की मौजूदगी में ये योजना कभी दरबार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब शहर में हलचल, राज्य के कोने कोने में गुस्सा फैल गया। बीरबल होता तो ये न होता, ये वाक्य गांव से लेकर नगर तक गूंजने लगा। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग किसान अपनी लाठी के सहारे आ पहुंचा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आग। जहां पनाह, मैं जानता हूं अब दरबार में न्याय का वजन हल्का हो गया है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, उस आदमी को वापस बुलाइए जो बिना बोले हमारे दिल की बात समझ लेता था। अकबर ने उसकी बात चुपचाप सुनी। अकबर की बेचैनी। रात को अकबर अकेला बैठा था। वह सोच रहा था, क्या मैंने कोई भूल की? नहीं, बीरबल को हटाना जरूरी था। जरूरी, यही वो सवाल था जो हर दिन उसे अंदर से कचोटता रहा। उसी रात एक चिट्ठी आई। लाल रंग की मोहर लगी थी। प्रेषक का नाम नहीं था। खोलकर देखा तो लिखा था, जहां वो बात न हो सके जो किसी की समझ में आए, वहां मौन में भी उत्तर छिपा होता है। अकबर समझ गया, ये बीरबल की चिट्ठी है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार छोड़ा जरूर था, लेकिन देश नहीं। वह भेष बदलकर नगर नगर घूमते रहे। खेतों में, बाजारों में, स्कूलों में, सब जगह जाकर उन्होंने चुपचाप देखा काजिम के फैसलों का असर। और फिर एक दिन वह एक व्यापारी के भेष में दरबार पहुंचा। कपड़े फटे पुराने, चाल में थकावट, लेकिन आंखें वही तेज, निरीक्षण करती हुई। उसने दरबार में प्रस्ताव रखा, महाराज, मैं आपके राज्य को 10 दिनों में 2 गुना कर दूंगा, बिना कोई कर बढ़ाए। काजिम हंस पड़ा, ये कोई मजाक है? अकबर ने हाथ उठाया, बोलो कैसे? बीरबल बोले, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं से राज्य बड़ा नहीं, न्याय बड़ा होता है। और जहां न्याय बढ़ता है, वहां जनता खुद टैक्स देना चाहती है। अकबर की आंखें फैल गईं। तुम बीरबल हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। न्याय का पल। अकबर खड़े हुए, सिंहासन से नीचे आए और बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें बिना वजह गद्दी से हटाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि जब तुम्हारा स्थान खाली होगा, तब दरबार क्या खो देगा। तुम्हारी परीक्षा नहीं ली, अपनी ली थी, और मैं हार गया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, राजा से भूल हो सकती है, लेकिन जब वो भूल मान ले, वही उसे बादशाह बनाता है। काजिम अब भी खड़ा था। अकबर ने उसे देखा और कहा,
जो दरबार दूसरों की नींद में अपनी योजनाएं बनाता है, वो अपने जागते हुए राज्य को अंधेरे में डुबो देता है। तुम जा सकते हो। बीरबल की वापसी। बीरबल को फिर से गद्दी दी गई, लेकिन इस बार उसकी कुर्सी के पास एक नई पट्टी लगाई गई। इस सत्ता से बड़ा होता है विवेक। दरबार फिर से हंसा, गूंजा और निर्णयों में गर्मजोशी आई। मंत्री फिर से सलाह देने लगे, लेकिन अब हर सलाह से पहले ये पूछा जाता, क्या बीरबल इस पर सहमत होंगे? बीरबल अब सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो दरबार की आत्मा बन चुके थे। सीख। कभी कभी सबसे चतुर को हटाकर देखने से यह पता चलता है कि उसकी चुप्पी में ही राज्य की आवाज थी। गद्दी सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। और अगर शासक ईमानदार हो तो उसे अपनी भूल स्वीकार करने में देर नहीं लगती। अगली नई कहानी। बीरबल और वो काशीपुर का पंडा जो हर राजा को मूर्ख बना चुका था। एक बार की बात है, दरबार में गर्मियों की एक अलसाई सुबह थी। बाहर लू चल रही थी, लेकिन दीवाने खास के अंदर गद्देदार झरोखों से ठंडी बयार बह रही थी। वही महक, वही इत्र की खुशबू, वही चांदी की झाड़फानूस की रोशनी, सब कुछ रोज जैसा था। लेकिन बीरबल की नजरों में कुछ बेचैनी थी। बादशाह अकबर ने उसे देखा और मुस्कराए, बीरबल क्या बात है? आज तुम्हारी आंखों में शांति नहीं, चिंता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कुछ खबरें ऐसी हैं जो कानों में आकर चैन छीन लेती हैं। तो बताओ, अकबर बोले, क्या अफवाहें हैं इस बार? काशीपुर नाम का एक छोटा सा नगर है पूर्व दिशा में। बीरबल बोला, वहां एक पंडा रहता है जो कहता है कि उसे किसी राजा के भी तर्क, बुद्धि और न्याय को मिनटों में नंगा कर देने की शक्ति प्राप्त है। अकबर चौंके, ओह, और लोग उसकी बातों में विश्वास करते हैं? इतना कि हर महीने 2-4 राजा वहां जाकर उसे प्रश्न पूछने जाते हैं और मुंह की खाकर लौटते हैं। उसकी बातें ऐसी होती हैं कि राजा खुद सोचते हैं कि क्या वो सचमुच योग्य हैं या बस गद्दी के सहारे बैठे हैं। अकबर का माथा तन गया। और ये बात दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली तक नहीं, जहां पनाह, मक्का तक। बादशाह अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने नजदीकी सिपाही को बुलाया और कहा, काशीपुर का रास्ता कैसा है? जहां पनाह, 7 दिन की दूरी है घोड़े से। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं, बादशाह हिंदुस्तान, उस पंडे से मिलने स्वयं जाऊंगा। पर बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ, जहां पनाह, तुम पहले जाओ। लेकिन किसी राजा की तरह नहीं, एक विद्वान बनकर। मैं कुछ दिन बाद वहां आऊंगा, गुप्त वेश में। बीरबल मुस्कराया। खेल शुरू हो चुका था। बीरबल का वेश और पहली भेंट। बीरबल ने अपना शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। माथे पर चंदन का तिलक, सफेद धोती, कंधे पर जनेऊ और हाथ में एक छोटा सा ग्रंथ लिए वह काशीपुर पहुंचा। गांव में पंडा का मठ बहुत प्रसिद्ध था। सैकड़ों शिष्य, भक्त और कुछ राजा भी वहां हाजिर थे। पंडा का नाम था शंखधर। लंबी सफेद दाढ़ी, मोटी भौहें और आवाज में ऐसा गूंजता हुआ व्यंग्य कि हर सुनने वाला भीतर तक सिहर जाए। पहले ही दिन बीरबल ने पंडा से पूछा, महाराज, क्या सत्य वह है जो बोला जाए या वह जो सहा जाए? पंडा मुस्कराया, ब्रह्मचारी, सत्य वह है जो बाकी सबको मूर्ख सिद्ध करे। लोग ठहाके मारकर हंसे। बीरबल मौन रहा। दूसरे दिन बीरबल ने पूछा, अगर कोई राजा किसी अपराधी को उसकी नीयत देखकर क्षमा कर दे तो क्या वो अन्याय करता है? पंडा हंस पड़ा, राजा न्याय करने नहीं, शासन करने के लिए पैदा होता है। उसकी दया उसका ढोंग होती है। लोगों ने फिर ताली बजाई।
बीरबल की नजरें बस शंखधर की आंखों में थीं, उसमें झलकती अहंकार की चिंगारी को वह पहचान गया था। खेल की बिसात। तीसरे दिन बीरबल ने पंडा से अनुरोध किया कि वो उनके साथ एक तर्क संग्राम खेले। 5 प्रश्न, बिना नाम, बिना राजा की पहचान के। यदि पंडा हार गया तो वह मठ छोड़ देगा और ताउम्र मौन व्रत ले लेगा। अगर बीरबल हारे तो वही करेगा। पंडा हंसा, स्वीकार है। लोगों की भीड़ जुट गई। पूरे नगर में जैसे कोई युद्ध होने वाला हो। दोनों एक ऊंचे मंच पर आमने सामने बैठे। प्रश्न 1। बीरबल, यदि गधा ज्ञानी कहलाए तो ज्ञानी गधे से कैसे अलग होगा? शंखधर, ज्ञानी को गधा कोई कहे, उससे उसे क्या? लोग हंसे। लेकिन बीरबल बोले, तो क्या आप यह मानते हैं कि गधा और ज्ञानी में कोई अंतर नहीं? शंखधर थोड़ा चौंका। मुझे अपने उत्तर पर पुनर्विचार करना होगा। प्रश्न 2। बीरबल, यदि राजा एक दिन भी शासन ना करे तो क्या वह राजा कहलाता है? शंखधर, राजा की सत्ता उसके नाम में होती है, कर्म में नहीं। बीरबल, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो राजा कुछ न करे वह भी पूजनीय है? शंखधर, मैंने ऐसा नहीं कहा। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। शंखधर को पहली बार पसीना आया। प्रश्न 3। बीरबल, यदि आप स्वयं को ब्रह्मज्ञानी कहते हैं तो क्या आपने मृत्यु को देखा है? शंखधर चुप। बीरबल ने फिर पूछा, क्या आपने मरने के बाद कुछ जाना है? शंखधर बौखला गया। ये प्रश्न अमर्यादित हैं। बीरबल मुस्कराया, जो ब्रह्मज्ञानी हो उसके लिए कोई प्रश्न अमर्यादित नहीं होता। बादशाह का प्रकट होना। भीड़ में छिपे एक सामान्य वेशधारी व्यक्ति ने आगे आकर कहा, अब 5वां प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। सब चौंके। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, पूरा नगर दंग रह गया। वह कोई और नहीं, खुद बादशाह अकबर थे। पंडा सकपका गया। उसने घुटनों के बल झुककर कहा, जहांपना, मुझे क्षमा करें। अकबर ने हाथ उठाकर उसे रोका। मैं क्षमा नहीं, उत्तर चाहता हूं। प्रश्न 5। क्या वह राजा योग्य होता है जो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बिना कारण हटाए? पंडा चुप। अकबर ने मुड़कर बीरबल की ओर देखा, और क्या वह मंत्री वफादार होता है जो हटाए जाने के बाद भी राज की रक्षा करता है? भीड़ अब शंखधर की ओर नहीं, बीरबल की ओर देखने लगी। विदाई और नया आदेश। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, मैंने बीरबल को इसीलिए हटाया था कि मैं देख सकूं राजा हटाता है या बीरबल खुद अपना सम्मान बनाता है। बीरबल मुस्कराए। शंखधर ने सिर झुकाया, मुझे अपने अभिमान पर शर्म है। अकबर बोले, काशीपुर अब पंडा के लिए नहीं, बीरबल के लिए प्रसिद्ध होगा। अंत में अगले दिन बीरबल ने सबके सामने शंखधर को माफ किया। कहा, तर्क तभी तक सुंदर है जब वह विनय के साथ हो। अहंकार तर्क को जहर बना देता है। शंखधर ने मठ छोड़ दिया और बीरबल ने वहां एक पुस्तकालय की स्थापना करवाई, सत्यवचन केंद्र, जहां राजा से लेकर साधु तक सभी को समान अधिकार मिला। अगली नई कहानी। अकबर और वो चित्रकार जो सच्चाई नहीं, चापलूसी ही बेचता था। एक सुबह जब बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे तो उनकी नजर एक नई चित्रकला पर पड़ी जो महल की दीवार पर लटकाई गई थी। चित्र में अकबर को एक दिव्य देवता के रूप में दिखाया गया था। सिर पर चमकता हुआ तेज, पैरों के नीचे बादल और हाथों में न्याय और शक्ति का प्रतीक तलवार। बादशाह मुस्कुराए, पर एक पल बाद उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, ये चित्र किसने बनाया है? दीवाने खास में तुरंत खोजबीन शुरू हुई और एक दुबला-पतला, बेहद रंगीन कपड़े पहना कलाकार दरबार में लाया गया। उसका नाम था चित्रसेन।
हुजूर, चित्रसेन ने झुकते हुए कहा, ये आपकी महिमा का केवल एक अंश है जिसे मैं चित्र में उतार पाया। अकबर ने पूछा, लेकिन तूने ये चित्र क्यों बनाया? किसने कहा था ऐसा चित्र बनाने को? चित्रसेन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बस आपकी आंखों में देवत्व दिखाई देता है, जहां देखता हूं वही देखता हूं। दरबार में धीरे से कुछ सर हिले, कुछ प्रसन्नता से, कुछ व्यंग्य में। बीरबल, जो चुपचाप खड़ा था, सिर्फ देख रहा था। अकबर ने चित्र को फिर देखा और कुछ गंभीरता से कहा, बीरबल, तू क्या सोचता है इस चित्र के बारे में? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस पास गया, चित्र देखा और मुस्कुराया। फिर वापस आकर बोला, हुजूर, मुझे भी अब चित्र बनाना आ गया है। अकबर ने हंसकर कहा, तो फिर बना दे, कल दरबार में पेश कर। अगले दिन बीरबल एक बहुत बड़ा चित्र लेकर आया, लेकिन उस पर चादर पड़ी थी। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने चित्र का परिचय दिया, यह चित्र मेरे सबसे ईमानदार विचारों का है। अकबर ने हाथ से इशारा किया, दिखाओ। जैसे ही चादर हटाई गई, दरबार में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। चित्र में अकबर को एक सामान्य मनुष्य के रूप में दिखाया गया था, माथे पर पसीना, आंखों में थकावट और एक हाथ में न्याय की तुला जो झुकी हुई थी। चित्र के नीचे लिखा था, राजा भी थकता है और न्याय भी। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह क्या है बीरबल? अकबर गरजे। सच्चाई हुजूर, बीरबल ने विनम्रता से कहा, राजा भी इंसान है और यदि हम उसे देवता बना दें तो वह कभी गलती मानने की हिम्मत नहीं करेगा। चित्रसेन आपको हवा में उड़ा रहा है और मैं जमीन पर उतार रहा हूं। आप तय करें किसे दरबार में रखना है। चित्रसेन की चाल। चित्रसेन ने झुकते हुए कहा, हुजूर, बीरबल मेरी कला को नीचा दिखा रहा है, वह दरबार में विद्रोह की भावना भर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच बोलना विद्रोह है तो हर न्यायाधीश अपराधी है। अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, चित्रसेन, मैं चाहता हूं तुम एक और चित्र बनाओ, लेकिन इस बार मेरे जीवन की सच्चाई पर, बिना चापलूसी के। चित्रसेन एक सप्ताह में फिर आया, एक और चित्र लेकर। इस बार चित्र में अकबर हाथ में खून से सनी तलवार लिए खड़ा था और नीचे सिपाही मुर्दा पड़े थे। चित्र के नीचे लिखा था, विजय का मूल्य रक्त। दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर खुद एक पल को चुप रहे, फिर बोले, तो ये है मेरी सच्चाई। चित्रसेन कांपते हुए बोला, हुजूर, आपने कहा था। मैंने कहा था, सच्चाई पर चित्र बनाओ। अकबर ने गंभीरता से कहा, पर यह एक पक्ष है। अब समझ में आया बीरबल की बात, न तो चापलूसी पूरी सच्चाई है, न ही कटु यथार्थ। राजा की छवि को ईमानदारी और करुणा के बीच संतुलित होना चाहिए। बीरबल की वापसी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तेरा चित्र मुझे झकझोर गया और चित्रसेन का चित्र मुझे सच का डर दिखा गया। पर मैं चाहता हूं कि मेरे दरबार में न डर रहे, न झूठ, केवल बुद्धिमानी रहे। बीरबल दरबार में लौट आ। बीरबल ने झुकते हुए कहा, आपने मुझे दरबार से नहीं हटाया था, सिर्फ मेरी चुप्पी देखनी चाहिए थी। अब मैं फिर वही बोलूंगा जो जरूरी हो, न कि जो अच्छा लगे। अकबर मुस्कुराए। चित्रसेन को शाही चित्रकार से हटा दिया गया और बीरबल को दरबार के सत्यनायक की उपाधि दी गई, एक ऐसा पद जो सिर्फ बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के लिए आरक्षित था। इस कहानी से क्या सीखा? राजा को केवल वह नहीं सुनना चाहिए जो अच्छा लगे, बल्कि वह भी जो जरूरी हो। चापलूसी कभी शासन की नींव नहीं बन सकती। अगली नई कहानी। बीरबल और उस नौकर की दाढ़ी जो हर शुक्रवार बदल जाती थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के महल में एक अजीब नौकर की चर्चा चल रही थी। उसका नाम था मुमताज खां।
कामकाज में इतना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कभी महल से निकाला नहीं। वह सिर्फ शुक्रवार को नजर आता था, बाकी हफ्ते के दिन जैसे गायब हो जाता। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी दाढ़ी हर शुक्रवार को अलग अलग रंग, आकार और बनावट में दिखाई देती थी। कभी लंबी मुगली दाढ़ी, कभी हल्की फारसी छंटाई, तो कभी गहरे सिंदूरी रंग में रंगी हुई दाढ़ी। पहली बार बीरबल ने उसकी तरफ ध्यान दिया जब शुक्रवार के दिन मुमताज बादशाह के पीछे पीछे चल रहा था और हर बात पर वाह क्या कहने बोल रहा था। बीरबल ने धीरे से पूछा, मालूम है मुमताज, तुम्हारी ये दाढ़ी हर शुक्रवार बदल कैसे जाती है? मुमताज मुस्कराया, हुजूर, दाढ़ी बदल जाती है, लेकिन मेरी वफादारी नहीं। बीरबल कुछ देर सोचता रहा और फिर चुपचाप दरबार में लौट आया। दरबार में चापलूसी की हवा। अगले हफ्ते बीरबल ने देखा कि शुक्रवार को मुमताज की दाढ़ी सुनहरी रंग में थी और उस पर मोती टांके हुए थे। वह बादशाह के जूतों के तस्बीह तक गिन रहा था, 1, 2, 3। अरे, इनका तो हर तल्ला भी नायाब है। बीरबल अब परेशान होने लगा। महल के कुछ दूसरे कर्मचारी भी मुमताज की नकल करने लगे थे, उनकी भी दाढ़ियां रंग बिरंगी हो चली थीं। अब हर कोई बीरबल को देखकर कहता, वाह बीरबल साहब, आपकी समझदारी तो खुदा की देन है, लेकिन वो टोप भी कमाल का है। बीरबल समझ गया, दरबार में अब सच्चाई नहीं, चापलूसी बिक रही थी। बीरबल की योजना, दाढ़ियों की दरबार। एक दिन बीरबल ने ऐलान किया, आगामी शुक्रवार को दरबार में विशेष सभा रखी जाएगी, जिसमें सबसे शानदार दाढ़ी को इनाम मिलेगा। मुमताज सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने पूरे शहर के रंगरेज बुला लिए। कोई सोने की तारे लगा रहा था, तो कोई उसमें हीरे पिरो रहा था। शुक्रवार आया। दरबार रंग बिरंगे चेहरे से भर गया। हर कोई एक दूसरे की दाढ़ी की तारीफ कर रहा था। बीरबल ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज हम सिर्फ दाढ़ी नहीं, उसके पीछे छिपे इरादे का मूल्यांकन करेंगे। जिस दाढ़ी में सच्चाई होगी, वही विजेता होगी। मुमताज आगे आया, उसकी दाढ़ी में एक छोटा सा आईना टंगा था। उसने कहा, ये दाढ़ी दर्शाती है कि मैं हर शुक्रवार खुद को बादशाह के हिसाब से बदलता हूं। बीरबल मुस्कराया। उसने सभी की दाढ़ियां एक एक कर देखीं, किसी में गुलाब की पंखुड़ियां, किसी में चमकदार बत्तियां। फिर बीरबल ने अपने नीचे बैठे एक बुजुर्ग नौकर को बुलाया, जिसकी दाढ़ी सफेद और बिल्कुल सादी थी। इसकी दाढ़ी हर दिन एक सी है। ये आदमी हर दिन काम करता है, चुपचाप। इसकी सच्चाई इसकी सादगी में है। बादशाह अकबर ने भी सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारा फैसला हमेशा की तरह गूढ़ है। असली इनाम। पुराने नौकर को इनाम मिला और मुमताज को आदेश मिला कि वो पूरे हफ्ते काम करे, सिर्फ शुक्रवार को नहीं। मुमताज ने झुककर कहा, हुजूर, मैं अब दाढ़ी नहीं बदलूंगा, काम बदलूंगा। बीरबल ने धीरे से कहा, काम बदलना नहीं होता बेटा, उसमें सच्चाई भरनी होती है। दरबार में ठहाका गूंजा और उस दिन के बाद चापलूसी की दाढ़ियां गायब हो गईं। सीख। दाढ़ी बदलने से इज्जत नहीं मिलती, सच्चे काम से मिलती है। अगली नई कहानी, बीरबल और खोया हुआ राज्याभिषेक। एक बार की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में समूचे हिंदुस्तान में शांति, समृद्धि और विद्वत्ता की गूंज थी। दरबार में विद्वानों, कलाकारों और न्यायप्रिय मंत्रियों की कोई कमी न थी, और इन सब में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई की कहानियां हर गली, हर गांव में गूंजती थीं। परंतु हर सत्ता के चारों ओर एक घना कुहासा भी मंडराता है, ईर्ष्या, षड्यंत्र और छल का।
इसी कुहासे में जन्म लेने वाला था एक ऐसा षड्यंत्र जो न केवल बीरबल की प्रतिष्ठा को चुनौती देने वाला था, बल्कि सम्राट अकबर की भी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने वाला था। दरबार में नया मोड़। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। उज्जैन से आए एक प्रतिष्ठित चित्रकार श्रीमान चारुकला नंदन ने एक भव्य चित्र प्रस्तुत किया जिसमें बादशाह अकबर को चारों दिशाओं में देवताओं से भी ऊंचा दिखाया गया था। चित्र में अकबर के चरणों में बैठे थे सभी मंत्रीगण और बीरबल का स्थान चित्र के एक कोने में धुंधलाया हुआ, मानो किसी साधारण सेवक की तरह। दरबार में वाहवाही गूंज उठी। वाह, ये तो अद्भुत चित्र है, ताली बजाते हुए बोले एक मंत्री। इतना जीवंत, इतनी भावनात्मक गहराई, एक दरबारी ने कहा। परंतु बीरबल शांत था। न प्रशंसा न आलोचना। उसने चित्र को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठा रहा। अकबर ने जब बीरबल की प्रतिक्रिया न देखी तो पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम्हें यह चित्र कैसा लगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, चित्र में रंग तो गहरे हैं पर सत्य हल्का है। दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्रकार चारुकला नंदन ने तुरंत बीरबल पर कटाक्ष किया। लगता है बीरबल को अपनी पुरानी ख्याति की चिंता है, तभी उन्हें किसी और की कला सहन नहीं हो रही। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, अगर कला चापलूसी में डूब जाए तो वह चित्र नहीं, परछाई बन जाती है, धुंधली और डरावनी। यह बात अकबर को अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि बीरबल अपने अहम में कला का अपमान कर रहा है। बीरबल का पदच्युत होना। अगले दिन अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई। दरबार में भारी खामोशी थी। अचानक बादशाह ने घोषणा की, बीरबल को तत्काल प्रभाव से मंत्री पद से हटा दिया जाता है। उनके स्थान पर श्री चारुकला नंदन को महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने बिना कोई विरोध किए शांत स्वर में कहा, जहां सत्य को परछाई बना दिया जाए वहां मेरा उजाला व्यर्थ है, और वह उठकर दरबार से बाहर चला गया। बिना बीरबल के दरबार। समय बीतता गया। बीरबल के बिना दरबार खाली सा लगने लगा। न वो चुटीले उत्तर, न गूंजती हुई हंसी, न ही वो गूढ़ तर्क जो अंधेरे में भी रोशनी कर दें। चारुकला नंदन अब महामंत्री बन गए थे, परंतु उनकी नीतियां असल अनुभव से रहित थीं। वह कला को ही राजनीति मान बैठे थे। जल्द ही राजकोष खाली होने लगा, फैसले एक तरफा होने लगे और दरबार में न्याय की जगह दिखावा आ बैठा। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। गरीबों की फरियादें अनसुनी, व्यापारी डरे हुए और किसान असमंजस में। बीरबल की वापसी का अद्भुत मार्ग। एक दिन एक साधारण से कपड़े पहने आदमी ने राजधानी के चौक पर एक घोषणा कर दी, अगर कोई बादशाह वास्तव में न्यायप्रिय है तो उसे दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। एक, क्या वह खुद को देवताओं से भी बड़ा मानता है? और दो, क्या उसके मंत्री उससे सत्य कहने का साहस रखते हैं? यह बात आग की तरह फैली और कुछ ही घंटों में बादशाह अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने आज्ञा दी कि उस आदमी को दरबार लाया जाए। जब वह व्यक्ति दरबार में आया तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने चेहरा उठाया और सब स्तब्ध रह गए। वह बीरबल था। दरबार में दो सवाल। अकबर ने गंभीरता से पूछा, बीरबल, यह सब क्या है? तुमने ऐसे सवाल क्यों उठाए? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, कभी कभी जब चित्र धुंधला हो जाए तो उसे धोना नहीं, समझना पड़ता है। मैंने दो प्रश्न पूछे हैं, क्या आप उन्हें उत्तर देंगे? अकबर ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। बीरबल ने पहला प्रश्न दोहराया, क्या आप खुद को देवताओं से बड़ा मानते हैं? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं।
मैं जनता का सेवक हूं, ईश्वर का नहीं। और दूसरा प्रश्न, बीरबल आगे बढ़ा, क्या आपके मंत्री आपसे सत्य कहने का साहस रखते हैं? चारुकला नंदन तुरंत बोला, बिल्कुल, मैं हर दिन सच बोलता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक पोटली निकाली और कहा, तो फिर यह चित्र जो आपने बनाया था, क्या उसमें सत्य था? चारुकला नंदन हकलाने लगा, वो तो मेरी कल्पना थी। बीरबल ने कहा, कल्पना जब झूठ बन जाए और वह दरबार को निर्देश देने लगे तो न्याय समाप्त हो जाता है। अंतिम न्याय और गद्दी की वापसी। अकबर अब चुप था। कुछ क्षण बाद उसने उठकर बीरबल के पास आकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार वीरान था। मुझे क्षमा करो। मैं यह भूल कर बैठा कि सत्य बोलने वाला हमेशा प्रिय नहीं होता, परंतु वह आवश्यक होता है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, मैं न प्रिय बनने आया था न आवश्यक। मैं तो बस सच कहने की जिद लिए आता हूं। अकबर ने उसी क्षण बीरबल को पुनः महामंत्री घोषित किया और चारुकला नंदन को चित्रकला विद्यालय का प्रमुख बनाकर रवाना किया। दरबार में फिर हंसी गूंजने लगी। फैसले सटीक होने लगे और जनता जान गई कि यदि दरबार में बीरबल हो तो न्याय स्वयं चौकसी करता है। कहानी से सीख। जब चित्र सुंदर हो पर सत्य न हो, तब वह दीवार तो सजा सकता है पर राज्य नहीं चला सकता। अगली नई कहानी, बीरबल और वह चुनौती जो मुहरबंद लिफाफे में आई। एक बार की बात है, बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने बाग में टहल रहे थे कि तभी दरबार के मुख्य दूत ने आकर एक लाल रेशमी थाल में रखा हुआ एक मुहरबंद लिफाफा उन्हें सौंपा। लिफाफे पर किसी का नाम नहीं था, न भेजने वाले का, न ही किसी ठिकाने का। बस एक सुनहरे अक्षरों में लिखा गया वाक्य चमक रहा था, जो इसे खोले वह बादशाह को सवालों की आग में झोंके, और जो ना खोले वो डरपोक कहलाए। अकबर ने लिफाफा हाथ में लिया, कुछ पल उसकी सील को देखा और फिर उसे बीरबल को भेजने का आदेश दे दिया। बीरबल ही इसे खोलेगा। दरबार में पहला झटका। बीरबल ने जब लिफाफा खोला तो भीतर एक संक्षिप्त पत्र और 3 चमत्कारी दिखने वाली वस्तुएं थीं। एक शीशे जैसी पारदर्शी चूड़ी, एक रेत से भरी छोटी कांच की बोतल और एक अजीब सा मिट्टी का सिक्का। पत्र में लिखा था, अगर बीरबल सच्चा है तो बताए। 1. यह चूड़ी किस हाथ में पहनी जाए जिसे पहनते ही झूठ बोलना नामुमकिन हो जाए। 2. इस बोतल में कितनी सांसें बंद हैं। 3. इस सिक्के से वो सौदा कौन करेगा जिसे कोई दरबार में पहचान न पाए। नीचे कोई नाम नहीं, कोई मोहर नहीं, बस एक शब्द, चुनौती। दरबार में सन्नाटा छा गया। सवालों की जटिलता ही नहीं, उनका रहस्य और अप्रत्याशितता भी चौंका देने वाली थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, क्या जवाब है तुम्हारे पास? चूड़ी की पहली पहेली। बीरबल ने चूड़ी को उठाया और देखा, वह बहुत हल्की और साधारण सी दिखती थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने बाएं हाथ में पहना, उसने अकबर की ओर देखा और बोला, जहांपनाह, मुझे आपसे बहुत डर लगता है। अकबर मुस्कुरा दिए, यह तो तुम रोज ही कहते हो। बीरबल हंसा, लेकिन आज मैंने झूठ बोला और मेरा सिर दर्द करने लगा। यह चूड़ी तो सच में असर कर रही है। फिर उसने चूड़ी को दाएं हाथ में पहना और बोला, हुजूर, आपको देखकर मेरी आत्मा खिल उठती है। कुछ नहीं हुआ। समझ गया, यह चूड़ी केवल बाएं हाथ में असर करती है। यानी जिसने यह बनाया है, उसने इंसान के दिमाग की झूठी तरंगों को बाएं हाथ की नसों से जोड़ा है। अकबर सहित दरबार के सभी लोग अचंभित रह गए। पहली चुनौती पार। बोतल में बंद सांसें।
अब बीरबल ने उस रेत से भरी बोतल को उठाया। उसमें रेत लगातार हिल रही थी, मानो किसी ने अभी उसे उलट पलट किया हो। जहां पनाह, बीरबल बोला, इसमें कोई सांस नहीं, इसमें वक्त बंद है। रेत की हर गिरती बूंद बताती है कि किसने कब कब बोतल को उल्टा है। वह बोतल को सूंघते हुए बोला, इसमें हल्की गुलाब जल की गंध है, यह दरबार के महकमे के गुलाब के बाग से आया है। इसका मतलब इसे किसी ने आज सुबह यहीं से भरवाया है। और चूंकि रेत अब भी गिर रही है, इसका मतलब यह सांस का प्रतीक है, असली सांस नहीं। तो इसका उत्तर है, इसमें इंसानी सांस नहीं, प्रतीकात्मक रूप से 3 बार पलटा गया समय बंद है। बादशाह ने मंत्रियों की ओर देखा, वे सिर हिला रहे थे। ये तो तर्क की ऊंचाई थी। रहस्यमयी सिक्का। अब बारी थी मिट्टी के सिक्के की। बीरबल ने उसे उठाया और गौर से देखा। वह न तो असली मुद्रा जैसा था, न किसी राज्य की मोहर उसमें थी, लेकिन उसकी बनावट कुछ जानी पहचानी सी लगी। तभी दरबार में प्रवेश हुआ एक फकीर का। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में चमक थी। उसने दरबार के किसी व्यक्ति की ओर नहीं देखा, बस बीरबल के पास आकर बोला, मुझे यह सिक्का दो, मैं इससे सौदा करूंगा। अकबर चौंक पड़े। यह तो कोई साजिश लगती है। बीरबल ने मुस्कराकर सिक्का फकीर को दे दिया। फकीर बोला, यह सिक्का वह मूल्य है जिससे किसी की पहचान खरीदी जा सकती है। मैं इसे लेकर उस व्यक्ति की पहचान खरीदूंगा जो दरबार में सबसे ज्यादा छुपा हुआ है। और वो चला गया। अकबर ने पूछा, कौन था वो? बीरबल बोला, जहां पनाह, दरबार में हर रोज कोई ना कोई ऐसा होता है जो अपनी असली पहचान छुपाकर आपकी नजरों में चढ़ना चाहता है। यह सिक्का उसके नकाब को खरीदने गया है। जल्द ही आपको कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। 3 दिन बाद खुला दरबार का भेद। 3 दिन बीते। उसी फकीर के कपड़ों में एक आदमी आया और बोला, जहां पनाह, मैं वही हूं जिसे आपने वर्षों पहले शाही खजाने से निकाल दिया था। लेकिन तब से मैं लगातार बदल कर दरबार में किसी न किसी के पीछे खड़ा रहा, मंत्री के तौर पर, गायक बनकर, कभी किताब लेकर, कभी राजदूत की शक्ल में। अकबर स्तब्ध रह गए। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि बीरबल जैसा कोई इंसान क्या वाकई होता है या सिर्फ कहानियों में। फिर उसने मिट्टी का वही सिक्का लौटाया और बोला, मैं हार गया। मुझे मेरी असली पहचान बीरबल ने लौटा दी। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सच्ची पहचान कभी छुपती नहीं, बस कभी कभी वो मिट्टी के सिक्के में भी मिल जाती है। अकबर ने सबके सामने बीरबल को गले से लगा लिया और आदेश दिया, आज से इस रहस्यमयी चुनौती को दरबार की सबसे बेजोड़ परीक्षा माना जाएगा। कहानी से सीख। सवाल जितना भी जटिल हो, अगर आपकी नजर गहराई से देखना जानती है और दिमाग तर्क से सोचता है, तो हर मुहरबंद चुनौती का जवाब अंदर ही होता है। अगली नई कहानी। बीरबल और वह अजनबी जिसने बादशाह को चुनौती दी कि वह सूरज को रात में उगा सकता है। एक बार की बात है। बादशाह अकबर के शासनकाल में सब कुछ शांत और व्यवस्थित चल रहा था। दरबार में नित्य नए प्रश्नों पर चर्चा होती, न्याय के फैसले लिए जाते और बीरबल की चतुराई के किस्से दिल्ली से काबुल तक गूंजते। लेकिन एक सुबह, जब बादशाह दीवाने खास में बैठे ताज पहनकर दरबारियों की बात सुन रहे थे, तभी दरबार के द्वार पर एक अनजान व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह एक सादा लेकिन गरिमामयी पोशाक पहने था। आंखों में गजब का आत्मविश्वास और चाल में ऐसा ठहराव कि पहरेदारों ने भी बिना टोके उसे भीतर आने दिया। उसने आकर झुककर सलाम किया और फिर एक वाक्य बोला, जिससे पूरा दरबार गूंज उठा, जहां पनाह, मैं सूरज को रात में उगा सकता हूं।
क्या आप मुझे यह सिद्ध करने की इजाजत देंगे? सन्नाटा। बीरबल की भौहें उठीं, सेनापति ने तलवार पर हाथ रखा और अकबर ने गंभीर निगाहों से उस अजनबी को देखा। तुम्हारा नाम? नाम का महत्व तब होता है जब कोई सच्चाई से दूर भागे, जहांपना। मैं जो कह रहा हूं वही मेरी पहचान है। बीरबल मुस्कराए। तो यह अजनबी सूरज को रात में उगाना चाहता है। चलिए देखें क्या करतब है इसका। अकबर ने हुक्म दिया। तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। यदि तुम अपनी बात सिद्ध कर सके तो इनाम पाओगे, वरना मूर्खता का दंड निश्चित है। पहला दिन अजनबी का अभियान। अजनबी ने कोई तामझाम नहीं किया। न दरबारियों से मिला, न नगरवासियों से। वह सीधे दिल्ली के पास के गांवों की ओर निकल गया। वहां उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और रात में एक अजीब प्रयोग करना शुरू किया। एक विशाल मंच बनवाया गया। उसके चारों ओर हजारों दीपक लगाए गए। बीच में एक चमकदार गोल शीशे की छतरी बनी, कुछ वैसी जैसी ईरान के खगोलशास्त्री तारे नापने में इस्तेमाल करते थे। लोग चकित थे। यह क्या कर रहा है ये आदमी? कहीं पागल तो नहीं? नहीं नहीं, लगता तो बहुत पढ़ा लिखा है। अजनबी ने अपने सारे खर्च का हिसाब भी एक राजा को भेजा। ये खर्चा आपके सूर्य के रात के प्रकट होने पर हो रहा है, बादशाह सलामत। दूसरा दिन दरबार में चर्चा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, ये आदमी या तो बहुत चालाक है या बहुत खतरनाक। अकबर बोले, या दोनों। मंत्री बोले, हमें सेना भेजनी चाहिए, कहीं ये अराजकता न फैला दे। बीरबल ने हाथ उठाया। नहीं, मुझे इसमें कोई हिंसा नहीं दिख रही और न ही कोई विद्रोह, पर हाँ, इसमें बुद्धि का कोई खेल जरूर है। तीसरा दिन आमंत्रण। अजनबी ने राजदरबार को एक पत्र भेजा। तीसरे दिन की रात्रि को, जब आकाश में पूर्णिमा का चांद होगा, मैं सूरज को उगाऊंगा, आपके और आपके दरबार के समक्ष। अकबर हंसे। ये आदमी हास्यास्पद भी है और साहसी भी। चौथा दिन तैयारी। पूरे शहर में अफवाह फैल चुकी थी। एक आदमी सूरज को रात में उगाने वाला है। क्या ये तांत्रिक है या कोई नया दीनपंथ? बीरबल ने उस स्थान की जांच खुद की और लौटकर बोला, जहां पनाह, मैंने जो देखा वह अद्भुत है। दीपों से प्रकाश फैलेगा, शीशे उसे एक बिंदु पर केंद्रित करेंगे और मंच के ऊपर वह प्रकाश एकदम वैसा लगेगा जैसे कि सूरज निकला हो। वह प्रकाश इतना तीव्र होगा कि अंधेरे में आप छाया भी देख पाएंगे। अकबर चुप रहे। फिर बोले, परंतु यह तो धोखा हुआ ना? बीरबल मुस्कराया। नहीं जहांपनाह, आपने उसे सिर्फ इतना सिद्ध करने को कहा था कि वह सूरज को रात में उगा सकता है, पर आपने यह नहीं कहा कि वो सूरज जैसा सूरज नहीं हो सकता। पांचवा दिन असली खेल। अजनबी ने नगर के प्रमुख ब्राह्मणों, मौलवियों, व्यापारियों और सैनिकों को आमंत्रित किया। हर कोई उस रात की प्रतीक्षा में था और वह रात आई। राजा, रानियां, बीरबल, मंत्री, नगरवासी सब मंच के चारों ओर एकत्र हुए और अचानक हजारों दीप जल उठे। संगीत गूंजा। एक स्त्री ने वैदिक श्लोक पढ़े। मंच के केंद्र में जैसे तेज रोशनी की एक नदी बह चली। आकाश काला था, पर मंच के चारों ओर ऐसे प्रकाश फैला कि लगता मानो दोपहर हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सूरज तो सचमुच उग आया है। अकबर स्तब्ध रह गए। छठा दिन पुरस्कार या धोखा। अकबर ने दरबार बुलाया। तुमने वादा निभाया, पर क्या यह वास्तव में सूरज था? अजनबी बोला,
नहीं जहांपनाह, यह सूरज नहीं था। परंतु आपके प्रश्न में यह नहीं था कि मैं असली सूरज लाऊं। आपने सत्य का नहीं, चमत्कार का आदेश दिया था। मैंने वही प्रस्तुत किया, एक ऐसा चमत्कार जिसे जनता समझ सके और जिसका संदेश हो। बीरबल ने तुरंत बात संभाली। जहांपनाह, यह चमत्कार एक दर्पण है। यह हमें दिखाता है कि कैसे चापलूसी, झूठ और प्रकाश का खेल सच्चाई की तरह दिखाया जा सकता है। यह आदमी सचमुच कलाकार है, एक ऐसा कलाकार जो झूठ की रोशनी में सच दिखाता है। 7वां दिन, राज का खुलासा। बीरबल ने रात को उस अजनबी को बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? अजनबी हंसा। एक समय मैं भी एक चित्रकार था, आपके दरबार में। बीरबल चौंके। तुम वही हो जो सच्चित्र बनाता था और इसलिए दरबार से निकाल दिया गया था। वह मुस्कराया। हाँ, आपने मेरी सच्चाई को पहचाना नहीं और मेरी जगह उन चापलूसों को दे दी जो आपको सुंदर बना देते हैं पर ईमानदारी छीन लेते हैं। बीरबल अवाक रह गए। अगले दिन वह अजनबी दरबार से चला गया, बिना इनाम, बिना पुरस्कार, बस एक सत्य का दीप जलाकर। और बीरबल ने अपने कक्ष की दीवार पर लिखा, सत्य का सूरज हर रात उग सकता है, यदि देखने वाला उसकी रोशनी को पहचान सके। अगली नई कहानी, शाही सूरज महल की ऊंची मीनारों पर अपना सोने सा प्रकाश फैला चुका था। दीवाने खास की बैठक हमेशा की तरह सजी हुई थी। सजे हुए गलीचों पर गद्देदार आसन, चंदन की खुशबू और भारी मोतियों की मालाएं पहने मंत्रीगण। लेकिन आज का दरबार अजीब सा लग रहा था। कुछ मंत्री ऊँघ रहे थे, कुछ की आंखें झपक रही थीं। एक मंत्री की गर्दन इतनी बार झुकी कि उसकी पगड़ी 2 बार गिर गई। कुछ दरबारी तो अपने मुंह से अस्पष्ट ध्वनियां निकालते पाए गए, जैसे सपना देख रहे हों। बादशाह अकबर ने घूरते हुए इधर-उधर देखा। क्या दरबार को अब नींद आने लगी है? या फिर हम कोई लोरी गा रहे हैं? बीरबल चुपचाप देख रहा था, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वो समझ चुका था कुछ गड़बड़ है, और ये गड़बड़ स्वाभाविक नहीं, साजिशपूर्ण है। तभी दरबार में प्रवेश हुआ, वजीर सलाहुद्दीन का। वजीर चमचमाते अंबर में था, माथे पर तेज चाल में आत्मविश्वास। उसने आकर झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मुझे माफ कीजिए। दरबारियों की ये नींद मेरी ही देन है। अकबर चौंक गया। तुमने ये क्या कहा, सलाहुद्दीन? वजीर मुस्कराया। मैंने दरबार की हालत देखकर पिछले महीनों में एक निर्णय लिया था कि हमारे मंत्री थक चुके हैं। उनके निर्णय अब निर्जीव लगने लगे हैं। सलाहें उबाऊ, योजनाएं सुस्त और जवाबदारी नाम की कोई चीज नहीं। मैंने सोचा, अगर ये लोग स्वाभाविक नींद में नहीं जा सकते तो कृत्रिम रूप से सही उन्हें विश्राम दिलाना होगा। बीरबल ने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुमने सबको नींद की दवा पिला दी? जी हाँ, वजीर बोला, हर दिन की तरह मैंने सबके लिए बादाम पिस्ते वाला शरबत भिजवाया। बस इस बार उसमें एक हल्का सा आरामदायक अर्क मिलाया था। पूरी तरह हानिरहित। दरबार में फिर सन्नाटा था। मंत्री एक एक करके झपकी लेते हुए बुदबुदा रहे थे। हुजूर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज विचारों में गहराई है। हम निर्णयों पर बाद में चर्चा कर ले क्या? अकबर अब गुस्से में था। सलाहुद्दीन, तुमने बिना अनुमति दरबार की चेतना से खेला है। ये देश की सबसे जिम्मेदार कुर्सियां हैं, कोई हुक्का पीने की चौपाल नहीं। बीरबल बोला, जहांपनाह, अनुमति का प्रश्न तब आता है जब नीयत ईमानदार हो, यहां तो नीयत ही संदेह में है। सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने सबके भले के लिए किया।
ये सब लोग वर्षों से काम में लगे हैं, कभी थकान न हो, ऐसा कैसे संभव है? बीरबल ने तब एक शांतिपूर्ण पर चालाकी भरा प्रस्ताव रखा। जहांपनाह, क्या मैं कल इस पूरे प्रयोग का उत्तर प्रयोगात्मक रूप से दे सकता हूं? अकबर मुस्कराया। बीरबल, तुम्हारी चालें हमेशा देखने लायक होती हैं। कल तक वजीर साहब को प्रतीक्षा करनी होगी। अगले दिन बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल ने आदेश दिया कि आज के लिए दरबार बंद रखा जाए। सिर्फ खास अधिकारी और अकबर मौजूद रहेंगे। उसने एक छोटा सा कक्ष तैयार करवाया जिस पर लिखा था, नींद का उत्तर, बीरबल की शैली में। अंदर आमंत्रित किया गया अकबर को, वजीर सलाहुद्दीन को और 3 मंत्री जो सबसे ज्यादा ऊँघते हुए पाए गए थे। अंदर सिर्फ 4 कुर्सियां थीं, एक पंखा और बीच में एक छोटा मेज जिस पर 4 छोटे कटोरे थे, उनमें एक मीठा सा तरल। बीरबल बोला, आज आप सभी को थोड़ा स्वाद लेना होगा। जैसा वजीर साहब ने किया वैसा ही आज मैं करूंगा, पर फर्क होगा कि आज सब होश में रहेंगे। अकबर ने पूछा, पर इसमें है क्या? बीरबल बोला, इसमें है सच का अर्क, और इसका असर नींद नहीं, जागृति है मन की। सबने पी लिया। स्वाद मीठा था, असर कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट बाद अचानक एक मंत्री खड़ा हो गया। मैंने पिछले महीने 2 बैठकें सिर्फ टालने के लिए बीमार होने का बहाना बनाया था। दूसरा मंत्री चौंक गया और बोला, मैंने राज्य के कृषि बजट से अपनी बेटी की शादी का खर्च निकाला था। तीसरे ने कहा, मैंने एक बार जानबूझकर बीरबल के प्रस्ताव को खारिज करवाया था क्योंकि मैं उससे ईर्ष्या करता था। सन्नाटा। अकबर हैरान। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये सच का अर्क नहीं था, सिर्फ नारियल पानी था। लेकिन माहौल ऐसा रखा कि सबको लगा उन्होंने कुछ खास पिया है, और इसी भ्रम में उनके भीतर का सत्य बाहर आने लगा। अब आप ही बताइए, नींद जरूरी थी या जागना? अकबर कुछ क्षण तक चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। सलाहुद्दीन, लगता है तुमने नींद देकर कुछ नहीं सीखा। और बीरबल ने बिना कुछ दिए सबका सच निकलवा लिया। सलाहुद्दीन चुप रहा। बीरबल बोला, जहांपनाह, असली बीमारी थकान नहीं, जिम्मेदारी से बचना थी। वजीर साहब ने सबको दवा नहीं दी, उन्हें सुस्ती की इजाजत दी, और वो भी बिना पूछे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सलाहुद्दीन, अब से तुम अपनी कुर्सी छोड़ोगे और कुछ महीने बिना कुर्सी के ही दरबार में खड़े रहोगे, ताकि समझ सको कि नींद से बड़ी सजा जिम्मेदारी को भूलना है। अंतिम दृश्य, दरबार फिर से सजता है। 1 हफ्ते बाद दरबार फिर सज चुका था। सब मंत्री अलर्ट थे। बीरबल अपनी जगह मुस्कुराता हुआ बैठा था और अकबर ने नई योजना पर चर्चा शुरू की। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, लगता है कुछ लोगों को नींद से नहीं, तबीयत से झटका देना जरूरी होता है। बीरबल मुस्कराया। जहांपनाह, कोई दवा अगर नींद लाती है तो वो जरूरी नहीं कि इलाज हो, कई बार इलाज वही होता है जो नींद को हटाकर जिम्मेदारी दिखाए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। कहानी से सीख, अगर सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग सो जाए तो सबसे पहले उनके नीचे से वो कुर्सी खींच लेनी चाहिए। नींद से बड़ी बीमारी होती है जिम्मेदारी से भागना। और बीरबल जैसा कोई हो तो सच्चाई हमेशा जागती रहती है। अगली नई कहानी। सोचिए, अगर आपके सामने कोई ऐसा पंडित आ जाए जो कहे, मैंने 100 सवालों का ऐसा तूफान लाया है जिसे दरबार का कोई भी विद्वान नहीं झेल सकता। और फिर वो सवाल भी ऐसे उलझे हुए, घुमावदार और इतने अजीब कि खुद अकबर भी सोच में पड़ जाएं।
लेकिन तभी सामने आता है बीरबल मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब उसकी सुबह की चाय के साथ हो रहा हो। और फिर सिर्फ एक जवाब देता है, वो भी पूरे 100 सवालों का। क्या था वो जवाब? पंडित के सवालों में क्या था जो दरबार को हिला गया? और बीरबल ने ऐसा कौन सा दिमागी तीर चलाया जिससे सब हैरान रह गए? ये कहानी है चालाकी की, शब्दों की जुगलबंदी की, और उस एक पल की जब बीरबल ने साबित किया, बोलना नहीं, समझना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। एक पंडित जो 100 सवाल लाया, बीरबल ने सिर्फ एक जवाब दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में वो दिन भी आया जब गर्मी से ज्यादा सवालों की तपिश दरबार में महसूस हो रही थी। सवेरे ही महल की हवाओं में अजीब सरसराहट थी। हर एक दरबारी कानाफूसी कर रहा था। कहा जा रहा है कोई सनकी पंडित आया है जो अकबर के दरबार में 100 सवालों की बारिश करने वाला है। दीवाने खास की बैठक सजी हुई थी। अकबर ने मोती से जड़ा नया साफा पहना था और बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बगल में बैठा था। लेकिन बाकी मंत्री थोड़े घबराए हुए थे। आखिरकार बात 100 सवालों की थी। तभी एक दुबला-पतला, लंबा सा पंडित अंदर आया, आंखों में घमंड, चाल में अहंकार, हाथ में ताड़पत्र का एक मोटा पुलिंदा। पंडित ने अकबर को झुककर प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं श्रीमान चिंतन भट्ट त्रिपाठी, आपकी विद्वत्ता की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। लेकिन अफसोस, आपके दरबार में असली बौद्धिक चुनौती कोई नहीं देता। मैं लाया हूं 100 सवाल और शर्त है कि इनमें से एक का भी जवाब गलत निकला तो मैं पूरे दरबार को मूर्ख घोषित कर दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, इतनी भारी शर्तें? लगता है आज का दिन दिलचस्प होने वाला है। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने धीमे से कहा, जहां चुनौती की मात्रा बढ़े वहां धैर्य का तापमान भी ठंडा रहना चाहिए, जहांपना। पंडित हंस पड़ा, बहुत बातें बना लेते हो बीरबल। देखो अब मेरे सवालों का तूफान। पंडित ने पहला सवाल पढ़ा, अगर सूरज पश्चिम से उगे और पूर्व में डूबे तो रात कितनी लंबी होगी? बीरबल मुस्कराया, रात तब भी उतनी ही होगी जितनी अब है, सिर्फ कुछ लोग उलझन में होंगे। दरबार हंसी से गूंज गया। लेकिन पंडित ने जल्दी जल्दी 10, फिर 20, फिर 50 सवाल दाग दिए, कुछ उलझे हुए, कुछ बेढंगे, कुछ शब्दों के फेर में उलझे हुए। सवाल कुछ यूं थे, अगर एक हाथी उड़ने लगे तो क्या उसे कबूतर कहा जाएगा? यदि राजा गरीब बन जाए और भिखारी का मन सिंहासन पर लग जाए तो राजधर्म किसका होगा? यदि इंसान हर बात में तर्क ही ढूंढे तो प्रेम कहाँ बचेगा? हर सवाल से पंडित दरबार में एक अजीब तनाव घोल देता। हर बार वो बीरबल को घूरता, अब बोलो। बीरबल सब सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। और जब पंडित ने पूरे 100 सवाल पूरे किए तो अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, क्या तुम इनके जवाब दोगे या हम पूरे दरबार को मूर्ख घोषित करवा दें? बीरबल उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे पंडित की ओर चला और कहा, पंडित जी, आपके सारे सवालों में एक बात समान थी, आप सवाल पूछना नहीं, भ्रम फैलाना चाहते थे। आपके सवाल ज्ञान नहीं, चतुराई नहीं, बल्कि शोर थे। और शोर का जवाब क्या हो सकता है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा एक ही जवाब है, चुप रहो। दरबार सन्नाटे में डूब गया। पंडित हक्का बक्का, क्या? चुप रहो? बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि जब सवाल तर्क पर नहीं, तंगदिल सोच पर आधारित हो तो सबसे समझदार जवाब चुप रहना होता है। बीरबल पलटे और बादशाह से बोले,
जहांपना, अगर इस पंडित के सवालों से कोई सच्ची समस्या निकलती तो जवाबों का सागर खोल देता। लेकिन ये सवाल नहीं थे, ये शोर था। और शोर को तर्क नहीं, सन्नाटा हराता है। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने तो पूरे दरबार की इज्जत बचा ली। एक जवाब 100 सवालों पर भारी पड़ा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। पंडित ने शर्म से अपनी ताड़पत्र समेटे और बगैर एक शब्द बोले दरबार छोड़ दिया। अंतिम दृश्य। अकबर मुस्कराकर बोला, बीरबल, लगता है अब दरबार में सवाल पूछने से पहले लोग सोचेंगे। बीरबल बोला, जहांपना, सोच वही करता है जो चुप रहना सीख ले, बाकी सिर्फ बोलते हैं। और दरबार फिर से हंसी, बुद्धिमानी और ताली बजाने वालों की गूंज में भर गया। अगली बार जब बीरबल को सामना करना पड़ा एक भिखारी से जो कहता था मैं ही असली बादशाह हूं, बीरबल के चुप रहो वाले उत्तर ने जैसे पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया था। कुछ दरबारी तो अभी भी अवाक थे, एक ही जवाब से कैसे 100 सवालों का अंत हो सकता है। लेकिन अकबर की निगाहों में चमक थी। उसे समझ आ चुका था, सवालों की असली परीक्षा उनके उत्तरों में नहीं, उनकी नीयत में छुपी होती है। पंडित चिंतन भट्ट का चेहरा अब पहले जैसे अहंकार से भरा हुआ नहीं था। वह कुछ पल बीरबल की ओर देखकर ठिठका, फिर अपने ताड़पत्र समेटने लगा। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या आपको अब भी लगता है कि हमारा दरबार मूर्खों का है? पंडित ने सर झुकाया। जहांपना, मैं स्वीकार करता हूं, यह दरबार शब्दों की लड़ाई नहीं, बुद्धि की परख का स्थल है। बीरबल ने जिस तरह मेरे सवालों को समझा, मैं वैसा सोच भी नहीं सका। मैं हार मानता हूं। यह कहकर पंडित ने अपनी चोटी खोल दी, एक प्रकार का प्रतीक था कि वह अपने अभिमान का त्याग कर चुका है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि अक्ल की तलवार तलवारों से कहीं तेज होती है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमने सच में सारे सवालों को सुना? बीरबल मुस्कुरा पड़ा। जहांपना, मैंने सुना सब था, समझा कम था, लेकिन पढ़ लिया था कि पंडित जी का मकसद ज्ञान नहीं, दिखावा था। और ऐसे सवालों को समझना नहीं पड़ता, बस पहचानना पड़ता है। अकबर हंस पड़ा और बोला, शायद अब हर दरबारी को यह सीख लेनी चाहिए कि सिर्फ सवाल करना ही विद्वता नहीं, सही सवाल पूछना असली समझदारी है। दरबारियों ने तालियां बजाईं। एक आखिरी मोड़। अकबर कुछ सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से बीरबल से पूछा, अगर यही पंडित किसी दिन सही सवाल लेकर आ जाए तो क्या तब भी एक ही जवाब दोगे? बीरबल की आंखों में चमक थी। जहांपना, अगर सवाल सच्चे होंगे तो जवाब एक नहीं 100 दूंगा। लेकिन हर जवाब में एक बात जरूर होगी, सम्मान। क्योंकि सच्चे सवाल पूछने वाला कभी घमंडी नहीं होता। अकबर ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, और झूठे सवालों का जवाब? चुप रहो। और दोनों जोर से हंस पड़े। समाप्ति। सीख है, सवालों की संख्या नहीं, नियत मायने रखती है। और कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे शालीन और प्रभावशाली उत्तर होता है। अगली नई कहानी। जब अकबर ने बीरबल को बिना वजह गद्दी से हटा दिया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार अपनी चहल पहल, न्यायप्रियता और विद्वानों की जुगलबंदी के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। और इस दरबार की आत्मा कहे जाने वाले बीरबल हर दिन की तरह आज भी अपने स्थान पर बैठे किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे। मगर आज की सुबह कुछ अलग थी। बिना किसी पूर्व सूचना के अकबर ने दरबार की शुरुआत करते ही सबको चौंका दिया।
हमारी आज्ञा है, बीरबल अब से इस दरबार का हिस्सा नहीं रहेंगे। उन्हें गद्दी से तुरंत हटाया जाए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने कानों में विष भर दिया हो। सेनापति ने कुर्सी पर से खुद को सीधा किया। खजांची की कलम हाथ से गिर पड़ी। पर सबसे शांत इंसान था बीरबल। उसने न कोई प्रश्न किया, न ही प्रतिवाद। उठे, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह की आज्ञा सर्वोपरि है। फिर झुककर सलाम किया और दरबार से बाहर चले गए। दरबार में हलचल। बीरबल के जाने के बाद जैसे दरबार की रगों में से जान निकल गई हो। न सलाह में तेज था, न बातों में लय। अकबर भी जैसे विचलित हो गया था, पर चेहरे पर भावशून्यता बनाए रखी। कुछ मंत्रियों को बीरबल का जाना अच्छा भी लगा। वे वर्षों से चिढ़ते थे, हर बार बीरबल ही क्यों, अब उन्हें अपने लिए जगह दिख रही थी। 3 दिन बीत गए। कोई बीरबल का नाम नहीं लेता था, पर दरबार की हवा हर क्षण पूछती थी, वो कब लौटेगा। अकबर ने किसी से कुछ नहीं कहा। बीरबल को हटाने का कोई कारण नहीं बताया और न ही किसी ने पूछने की हिम्मत की। चौथे दिन एक नया चेहरा। उस सुबह दरबार में एक नया मंत्री आया। नाम था काजिम मलिक। बादशाह ने परिचय देते हुए कहा, ये हमारी नई सलाहकार समिति के प्रधान होंगे। काजिम ने लंबा सा भाषण दिया। शब्दों में चमक थी, आवाज में आत्मविश्वास, लेकिन बुद्धि वो बात न थी जो बीरबल के पास होती थी। काजिम की सबसे पहली योजना थी, राजस्व बढ़ाने के लिए गरीब किसानों पर एक नया प्रबंधन कर लगाया जाए। किसानों से पूछा नहीं गया था। बीरबल की मौजूदगी में ये योजना कभी दरबार के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब शहर में हलचल। राज्य के कोने कोने में गुस्सा फैल गया। बीरबल होता तो ये न होता, ये वाक्य गांव से लेकर नगर तक गूंजने लगा। एक दिन दरबार में एक बुजुर्ग किसान अपनी लाठी के सहारे आ पहुंचा। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में आग। जहां पनाह, मैं जानता हूं अब दरबार में न्याय का वजन हल्का हो गया है। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, उस आदमी को वापस बुलाइए जो बिना बोले हमारे दिल की बात समझ लेता था। अकबर ने उसकी बात चुपचाप सुनी। अकबर की बेचैनी। रात को अकबर अकेला बैठा था। वह सोच रहा था, क्या मैंने कोई भूल की? नहीं, बीरबल को हटाना जरूरी था। जरूरी, यही वो सवाल था जो हर दिन उसे अंदर से कचोटता रहा। उसी रात एक चिट्ठी आई। लाल रंग की मोहर लगी थी। प्रेषक का नाम नहीं था। खोलकर देखा तो लिखा था, जहां वो बात न हो सके जो किसी की समझ में आए, वहां मौन में भी उत्तर छिपा होता है। अकबर समझ गया, ये बीरबल की चिट्ठी है। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दरबार छोड़ा जरूर था, लेकिन देश नहीं। वह भेष बदलकर नगर नगर घूमते रहे। खेतों में, बाजारों में, स्कूलों में, सब जगह जाकर उन्होंने चुपचाप देखा काजिम के फैसलों का असर। और फिर एक दिन वह एक व्यापारी के भेष में दरबार पहुंचा। कपड़े फटे पुराने, चाल में थकावट, लेकिन आंखें वही तेज, निरीक्षण करती हुई। उसने दरबार में प्रस्ताव रखा, महाराज, मैं आपके राज्य को 10 दिनों में 2 गुना कर दूंगा, बिना कोई कर बढ़ाए। काजिम हंस पड़ा, ये कोई मजाक है? अकबर ने हाथ उठाया, बोलो कैसे? बीरबल बोले, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं से राज्य बड़ा नहीं, न्याय बड़ा होता है। और जहां न्याय बढ़ता है, वहां जनता खुद टैक्स देना चाहती है। अकबर की आंखें फैल गईं।
तुम बीरबल हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। न्याय का पल। अकबर खड़े हुए, सिंहासन से नीचे आए और बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, मैंने तुम्हें बिना वजह गद्दी से हटाया, सिर्फ ये जानने के लिए कि जब तुम्हारा स्थान खाली होगा तब दरबार क्या खो देगा। तुम्हारी परीक्षा नहीं ली, अपनी ली थी, और मैं हार गया। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, राजा से भूल हो सकती है, लेकिन जब वो भूल मान ले वही उसे बादशाह बनाता है। काजिम अब भी खड़ा था। अकबर ने उसे देखा और कहा, जो दरबार दूसरों की नींद में अपनी योजनाएं बनाता है, वो अपने जागते हुए राज्य को अंधेरे में डुबो देता है। तुम जा सकते हो। बीरबल की वापसी। बीरबल को फिर से गद्दी दी गई, लेकिन इस बार उसकी कुर्सी के पास एक नई पट्टी लगाई गई। इस सत्ता से बड़ा होता है विवेक। दरबार फिर से हंसा, गूंजा और निर्णयों में गर्मजोशी आई। मंत्री फिर से सलाह देने लगे, लेकिन अब हर सलाह से पहले ये पूछा जाता, क्या बीरबल इस पर सहमत होंगे? बीरबल अब सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो दरबार की आत्मा बन चुके थे। सीख। कभी कभी सबसे चतुर को हटाकर देखने से यह पता चलता है कि उसकी चुप्पी में ही राज्य की आवाज थी। गद्दी सिर्फ बैठने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती है। और अगर शासक ईमानदार हो तो उसे अपनी भूल स्वीकार करने में देर नहीं लगती। अगली नई कहानी। बीरबल और वो काशीपुर का पंडा जो हर राजा को मूर्ख बना चुका था। एक बार की बात है, दरबार में गर्मियों की एक अलसाई सुबह थी। बाहर लू चल रही थी, लेकिन दीवाने खास के अंदर गद्देदार झरोखों से ठंडी बयार बह रही थी। वही महक, वही इत्र की खुशबू, वही चांदी की झाड़फानूस की रोशनी, सब कुछ रोज जैसा था। लेकिन बीरबल की नजरों में कुछ बेचैनी थी। बादशाह अकबर ने उसे देखा और मुस्कराए, बीरबल, क्या बात है? आज तुम्हारी आंखों में शांति नहीं, चिंता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कुछ खबरें ऐसी हैं जो कानों में आकर चैन छीन लेती हैं। तो बताओ, अकबर बोले, क्या अफवाहें हैं इस बार? काशीपुर नाम का एक छोटा सा नगर है पूर्व दिशा में। बीरबल बोला, वहां एक पंडा रहता है जो कहता है कि उसे किसी राजा के भी तर्क, बुद्धि और न्याय को मिनटों में नंगा कर देने की शक्ति प्राप्त है। अकबर चौंके, ओह, और लोग उसकी बातों में विश्वास करते हैं? इतना कि हर महीने 2-4 राजा वहां जाकर उसे प्रश्न पूछने जाते हैं और मुंह की खाकर लौटते हैं। उसकी बातें ऐसी होती हैं कि राजा खुद सोचते हैं कि क्या वो सचमुच योग्य हैं या बस गद्दी के सहारे बैठे हैं। अकबर का माथा तन गया। और ये बात दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली तक नहीं, जहां पनाह, मक्का तक। बादशाह अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने नजदीकी सिपाही को बुलाया और कहा, काशीपुर का रास्ता कैसा है? जहां पनाह, 7 दिन की दूरी है घोड़े से। अकबर ने दरबार में घोषणा की, मैं, बादशाह हिंदुस्तान, उस पंडे से मिलने स्वयं जाऊंगा। पर बीरबल ने सिर झुकाया, हाँ, जहां पनाह, तुम पहले जाओ। लेकिन किसी राजा की तरह नहीं, एक विद्वान बनकर। मैं कुछ दिन बाद वहां आऊंगा, गुप्त वेश में। बीरबल मुस्कराया। खेल शुरू हो चुका था। बीरबल का वेश और पहली भेंट। बीरबल ने अपना शाही वस्त्र त्याग कर एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण किया। माथे पर चंदन का तिलक, सफेद धोती, कंधे पर जनेऊ और हाथ में एक छोटा सा ग्रंथ लिए वह काशीपुर पहुंचा। गांव में पंडा का मठ बहुत प्रसिद्ध था। सैकड़ों शिष्य, भक्त और कुछ राजा भी वहां हाजिर थे। पंडा का नाम था शंखधर। लंबी सफेद दाढ़ी, मोटी भौहें
और आवाज में ऐसा गूंजता हुआ व्यंग्य कि हर सुनने वाला भीतर तक सिहर जाए। पहले ही दिन बीरबल ने पंडा से पूछा, महाराज, क्या सत्य वह है जो बोला जाए या वह जो सहा जाए? पंडा मुस्कराया, ब्रह्मचारी, सत्य वह है जो बाकी सबको मूर्ख सिद्ध करे। लोग ठहाके मारकर